नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि 25 मई 2025 को आपकी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम अलग-अलग खंडों के करंट अफेयर सेक्शन पर आपके साथ विस्तार से बात कर रहे हैं ताकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके और आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आज के खंड की शुरुआत करते हैं जो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। राज्य व्यवस्था का ये तीसरा एपिसोड है, 2 एपिसोड हमारे आ चुके हैं। कौन-सी है हमारी पहली खबर आज के एपिसोड की? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, विधानसभा निलंबित। आप जानते हैं कि मणिपुर का मुद्दा लगभग 2 साल से लगातार चर्चा में है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ था। वहां मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद विधानसभा भंग हुई थी, राष्ट्रपति शासन लागू। इस निर्णय से प्रशासन की तटस्थता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और साथ ही केंद्रीय प्रशासन जातीय हिंसा से निपटने में पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोपों को भी इसके माध्यम से हटाने का प्रयास किया गया कि जो वहां का प्रशासन है, अगर उस पर इस तरह के आरोप है कि उसने किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, तो उस तरह के आरोपों को हटाया जा सके और कुकी, जोमार और मैतई दोनों समुदायों को समान संरक्षण प्रदान किया जा सके। समान संरक्षण का मतलब है कि जो भी पीड़ित लोग हैं, उनको बिना किसी भाव के समान संरक्षण प्रदान किया जा सके और राज्य में शांति की बहाली की जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन वस्तुतः होता क्या है। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य होता है राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करना। राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को कर दिया जाता है जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने का जो संवैधानिक आधार है, वो वस्तुतः अनुच्छेद 355 में प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे। यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है, तो केंद्र अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा सकता है और महत्वपूर्ण तरीके से हस्तक्षेप उस राज्य के प्रशासनिक मशीनरी में कर सकता है। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। उद्घोषणा के आधार क्या है? यानी राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाए जाते हैं, तो इसका आधार क्या है? उद्घोषणा का अनुच्छेद 356 इसका आधार है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, तो वो उस राज्य में संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और ऐसा किन आधारों पर किया जा सकता है? ऐसा तब किया जा सकता है अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा कर दी जाए। राष्ट्रपति के विवेक पर भी ये डिपेंड होता है, उस पर भी निर्भर होता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी, अगर राज्यपाल की रिपोर्ट नहीं भी है, तब भी ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। साथ ही इसमें संसदीय अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित अप्रूवल दिया जाना चाहिए। अप्रूवल एक प्रकार से अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए। अवधि कितनी होती है राष्ट्रपति शासन की? राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 महीने तक रहता है, जिसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो प्रारंभ में कितना? 6 महीने और हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव क्या होता है? राष्ट्रपति शासन अगर किसी भी राज्य में लागू कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होने का मतलब क्या है? केंद्र सरकार को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं। तो किस तरह की कार्यकारिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? राज्य के कार्यों का कार्यान्वयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उसकी ओर से प्रशासन का कार्य करते हैं तथा मुख्य सचिव और नियुक्त सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। विधायी शक्तियों में किस प्रकार का बदलाव आता है? राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है और संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। राष्ट्रपति या किसी निर्दिष्ट निकाय को कानून बनाने का अधिकार सौंप देती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि संसद की शक्ति बढ़ जाती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून तब तक लागू रहते हैं जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता है। यानी अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन हटता है, चुनाव करवाए जाते हैं, नई सरकार आती है,
तो जब तक वो पुराने कानूनों को निरस्त नहीं करती तब तक वो बने रहते हैं। वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो राष्ट्रपति राज्य समेकित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकता है, खर्चे को अधिकृत कर सकता है, लेकिन उसे संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अगर हम निरसन की बात करें, राष्ट्रपति शासन को हटाए जाने की बात करें, तो राष्ट्रपति संसदीय अनुमोदन के बिना भी किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकता है। यहाँ पर कहा गया है संसदीय अनुमोदन के बिना निरस्त कर सकता है, और ये संसदीय अनुमोदन के बिना राष्ट्रपति निरस्त कर सकता है, मतलब क्या हुआ? मंत्रिपरिषद की सलाह पर निरस्त कर सकता है एक प्रकार से। राष्ट्रपति शासन पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या है? इसमें कई केस महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रतिबिंबित करते हैं। एक केस है एसआर बोम्मई केस 1994 का। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी किसी राज्य में अगर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी ये जाँच न्यायालय कर सकता है कि वो सही लगाया गया है, नहीं गया गया है, उसको लगाने की जो प्रक्रिया का पालन किया गया है, वो उचित है या नहीं है। और बर्खास्तगी फ्लोर टेस्ट पर आधारित चाहिए, यानी अगर किसी राज्य सरकार को हटाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ऐसी बर्खास्तगी किस पर आधारित होनी चाहिए? फ्लोर टेस्ट पर आधारित होनी चाहिए, यानी राज्य सरकार का एक प्रकार से विधानसभा में बहुमत है या नहीं है, इस पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा केस है सर्बानंद सोनोवाल केस 2005 का केस है। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 355 का दायरा एक प्रकार से इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया सर्बानंद सोनोवाल केस में वर्ष 2005 में, इसमें अनुच्छेद 355 का दायरा बढ़ाया गया। संघ को राज्य शासन बनाए रखने की व्यापक शक्तियां एक प्रकार से प्रदान की गई, व्यापक शक्तियां दी गई। तीसरा केस कौन-सा है जो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वर्ष 2006 का केस है रामेश्वर प्रसाद केस। इसमें बिना शक्ति परीक्षण के बिहार विधानसभा को भंग करने की निंदा की गई और अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग की आलोचना भी की गई। वर्ष 2006 का केस है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में अगर हम सिफारिशों की बात करें, तो सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश है सरकारिया आयोग की, जिसकी सिफारिशें 1988 में हमारे सामने आई। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंतर करना जरूरी है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था, रिपोर्ट 1988 में आई थी। इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में से ही कुछ मित्रों ने ये पूछा था कि सरकारी आयोग का को आप 1988 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसकी सिफारिशें 1988 में आई थी, गठन 1983 में हुआ था। अनुच्छेद 356 का संयमित उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग की ये महत्वपूर्ण सिफारिश थी। वर्ष 2010 के पुंछी आयोग ने क्या कहा? स्थानीय आपातकालीन प्रावधानों का प्रस्ताव इसके द्वारा किया गया और इसने कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी जिले या उसके कुछ हिस्सों में 3 महीने तक राज्यपाल शासन की अनुमति दी जानी चाहिए, न कि एकदम से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसके अलावा जो एक आप कह सकते हैं कमिटी बनाई गई रिव्यू फॉर द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप आप कह सकते हैं कि एक जो राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था संविधान की समीक्षा के लिए वर्ष 2000 में, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अनुच्छेद 356 को हटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन संयम के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद जो कि जिसका गठन अनुच्छेद 263 के तहत होता है, वो क्या कहती है? उसने कहा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट विस्तृत और व्याख्यात्मक होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का ये रुख है कि जो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की को लगाए जाने की रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, वो अपने आप में बहुत विस्तृत होनी चाहिए और व्याख्यात्मक होनी चाहिए, ताकि एक मजबूत आधार बने किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का। अगली खबर पर बात करते हैं। अगली खबर हमारी कम व्यय क्षमता के कारण राज्यों को योजनाओं के तहत 91,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो कम व्यय क्षमता के कारण राज्यों को 91,000 करोड़ रुपए का नुकसान किस प्रकार से हुआ? क्या कहती है ये खबर? तो ये खबर लगातार चर्चा में है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो केंद्र प्रायोजित योजना है और राजकोषीय संघवाद जैसे बड़े मुद्दों के कारण ये चर्चा में है। इसका खबर का अर्थ समझ लेते हैं। केंद्र ने पिछले हस्तांतरणों, यानी केंद्र द्वारा जो अलग-अलग राज्यों में पैसा भेजा जाता है, उसको हस्तांतरण के रूप में यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो केंद्र ने पिछले हस्तांतरणों से 1.6 लाख करोड़ रुपए की अप्रयुक्त धनराशि, यानी केंद्र ने राज्यों को धनराशि भेजी, जिसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपए बिना इस्तेमाल के रह गए। अप्रयुक्त धनराशि पाए जाने के बाद वर्ष 2025-26 के लिए
राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं सीएसएस यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए व्यय में 91,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है, जो योजनाओं के लिए बजट अनुमान का लगभग 18% बैठता है। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र ने कितना बड़ा कदम उठाया है कि केंद्र ने पाया कि उसने जो अलग-अलग राज्यों को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत पैसे दिए, उसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपए का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो उसने वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अपनी धनराशि में कितनी कटौती कर दी? 91,000 की कटौती कर दी। कई राज्यों ने इस निर्णय को क्या कहा? राजकोषीय संघवाद के विपरीत बताया है और ये कहा है कि अपने आप में जितना केंद्र का दायित्व है, राज्य सरकार को पैसा देने के अंतर्गत एक सहयोग होना चाहिए, एक सहकारी संघवाद होना चाहिए वित्तीय क्षेत्र में, जिसको हम राजकोषीय संघवाद के रूप में संबोधित करते हैं। और अनुच्छेद 282 की व्यवहार्यता पर भी सवाल उठाए। तो अनुच्छेद 282 को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है अनुच्छेद 282? ये संघ और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है। तो चाहे संघ हो, चाहे राज्य हो, दोनों को ही किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की, ग्रांट देने की अनुमति देता है, भले ही वो उद्देश्य उनके विधायी क्षेत्राधिकार से बाहर का हो। कर हस्तांतरण का उल्लेख अनुच्छेद 270 और 275 में आपको मिलेगा। तो कर हस्तांतरण के विपरीत अनुच्छेद 282 के तहत जो अनुदान होता है, जो ग्रांट होता है, वो विवेकाधीन होता है, विवेकाधीन है, अपने विवेक के आधार पर है और वित्त आयोग की सिफारिशों से वो किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होता। इसलिए केंद्र सरकार इस प्रकार का जो निर्णय है आर्टिकल 282 के तहत वो ले सकती है, वो बाध्य नहीं है कि केंद्र सरकार को ऐसा ही निर्णय लेना है, वो कटौती कर सकता है। प्रारंभ में अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए इसका उपयोग किया गया था अनुच्छेद 282 के का बाद की केंद्र सरकारों ने इसका उपयोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लागू करने के लिए किया। अनुच्छेद 270 और 275 के अनुसार वित्त आयोग संघीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 275 वस्तुतः अनुच्छेद 282 से एक भिन्न व्यवस्था प्रदान करते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या होती हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं? इनको आप केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित योजनाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी जो सीएसएस होती है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, ये केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा ही वित्त पोषित होती हैं, दोनों के द्वारा इनकी फंडिंग की जाती है। राज्यों द्वारा इनको कार्यान्वित किया जाता है और इसके तहत संविधान के राज्य और समवर्ती सूचियों के अंतर्गत क्षेत्रों को कवर किया जाता है। तो राज्य और समवर्ती सूची, जो राज्य सूची हमारे देश के संविधान में जो अनुसूची दी गई है, हमारे देश के संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियाँ दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों को, उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कवर किया जाता है। क्योंकि केंद्र सरकार के पास अधिक वित्तीय संसाधन है, इसलिए इन योजनाओं से राज्य सरकारों के प्रयासों को अतिरिक्त सहायता मिल जाती है। तो केंद्र सरकार के पास अधिक संसाधन है। केंद्र सरकार अगर किसी योजना को आगे बढ़ाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, तो राज्य सरकार को मदद मिलेगी ही। राज्यों को केंद्रीय सहायता योजनाओं के लिए सभी अंतरण, सभी ट्रांसफर राज्य की समेकित निधि के माध्यम से किए जाते हैं। 3 श्रेणियों में सीएसएस को बांटा जाता है, केंद्र प्रायोजित योजना को बांटा जाता है। एक श्रेणी है कोर ऑफ द कोर स्कीम, दूसरी है कोर स्कीम और तीसरी है ऑप्शनल स्कीम। कोर ऑफ द कोर स्कीम का मतलब क्या है? ये योजनाएं सामाजिक समावेशन यानी सोशल इंक्लूजन और संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मनरेगा इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। कोर स्कीम का मतलब क्या है? ये योजनाएं कृषि, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसी विकासात्मक क्षेत्रों पर केंद्रित है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है मध्याह्न भोजन योजना, जो कि स्कूल पोषण कार्यक्रम के रूप में लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता है। अगर हम ऑप्शनल स्कीम की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य अपनी इच्छानुसार योजनाओं का चयन कर सकते हैं और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो आपने इन तीनों श्रेणियों को समझ लिया। केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक योजना के बीच क्या अंतर होता है? एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना और एक है केंद्रीय क्षेत्रक योजना। इन दोनों में अंतर क्या है? तो केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा। और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्त पोषण का स्रोत क्या है, फंडिंग का स्रोत क्या है? साझा वित्त पोषण है, केंद्र का और राज्यों का। केंद्र क्षेत्रक योजनाओं का वित्त पोषण केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित होता है। उदाहरण के स्तर पर देखें तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के उदाहरण है मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं का उदाहरण है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री किसान योजना। तो ये अंतर भी आपने समझ लिया। अगली खबर है हमारी एक राष्ट्र और एक चुनाव और इससे जुड़े हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र के विषय पर। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में 2 संविधान संशोधन विधेयकों, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को पेश करके एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। भारत में वर्ष 1951 से लेकर के वर्ष 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव है वो एक साथ आयोजित हुए थे और अब सरकार का फिर से प्रयास है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो अलग-अलग ना हो, एक साथ ही संपन्न हो। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, उसके महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है वो जान लेते हैं। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कार्यकाल को एक साथ संरेखित करने के लिए, एक साथ पैरेलल करने के लिए अनुच्छेद 282 ए का प्रस्ताव किया गया है। तो अनुच्छेद 282 ए आएगा इसके माध्यम से और अनुच्छेद 282 ए में कितनी धाराएं होंगी? 6 धाराएं होंगी। अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 82 ए के पहले उपखंड में क्या कहा गया है? लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की तिथि में परिवर्तन के लिए इसमें समय सीमा की बात की गई है। अगर ये संविधान संशोधन आप ये मानिए कि एक प्रकार से जो हमारे पास ये पूरी खबर अनुच्छेद 282 अगर ये लागू हो जाता है, तो जो अनुच्छेद 82 ए का दूसरा उपखंड होगा, वो किस रूप में आएगा? राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ समाप्त होगा। अनुच्छेद 82 ए 2 में ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 82 ए 3 में क्या बात की गई है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। एक साथ चुनावों की परिभाषा 82 ए 4 में है। निर्वाचन आयोग को विशेष विधानसभा चुनाव न कराने का जो विकल्प है, वो 82 ए 5 में है और चुनाव स्थगित होने पर विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ समाप्त होगा। इसकी व्यवस्था 82 ए 6 में की गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में भी कई संशोधन होंगे। अनुच्छेद 83 लोकसभा भंग होने पर अगली लोकसभा शेष अवधि तक चलेगी। अनुच्छेद 83 में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 172 में व्यवस्था की जाएगी कि राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के लिए संशोधन किया जाए और राज्य विधानसभा अगर भंग हो जाती है अपने कार्यकाल से पूर्व ही, तो भंग होने के बाद जो चुनाव होते हैं, वो नई सरकार केवल शेष कार्यकाल तक ही रहेगी। इस प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 172 में इसके माध्यम से होगा। अनुच्छेद 372 में क्या संशोधन होगा? निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव अनुच्छेद 372 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो विधेयक में स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनावों को शामिल नहीं किया गया है। यानी स्थानीय निकाय चुनाव को इस पूरी व्यवस्था से अलग रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की बात करें तो विधेयक का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 5 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन करना है इस विधेयक का उद्देश्य, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव है वो एक साथ कराए जा सके। तो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी वस्तुतः एक राष्ट्र एक चुनाव के ध्येय से ही लाया गया है। अगली खबर हमारी अंतर्राज्यीय परिषद के पुनर्गठन से जुड़ी हुई है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। भारत सरकार ने 2 वर्ष के बाद अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल आईएससी का पुनर्गठन किया है, जिसका पूर्व में पुनर्गठन कब किया गया था? वर्ष 2022 में इसका पुनर्गठन किया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में बेहतर केंद्र राज्य संबंधों तथा सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है, रेखांकित किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है उसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। आईएससी का गठन भारत में केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263
के तहत की गई थी, जो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के बीच बेहतर समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए आईएससी स्थापित करने का अधिकार देता है। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण आयोग है सरकारिया आयोग, जिसका गठन 1988 में हुआ था। सरकारिया आयोग ने आईएससी की एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी औपचारिक स्थापना हुई। तो सरकारिया आयोग ने आईएससी यानी इंटर स्टेट काउंसिल को एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से औपचारिक स्थापना हुई थी अंतर्राज्यीय परिषद की। परिषद की संरचना के बारे में अगर हम बात करें, तो परिषद की संरचना में इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और जहां पर विधानसभा नहीं है, वहां पर जो प्रशासक नियुक्त है वो शामिल होते हैं। जैसे किसी भी राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर की स्थिति होती है केंद्र शासित प्रदेश में, अगर वहां पर विधानसभा नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री भी अंतर्राज्यीय परिषद का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के राज्यपाल, इसमें विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि अभी तक वर्ष 1990 और फिर 1996 में 2 बार इस व्यवस्था में संशोधन किया गया है। वो संशोधन क्या है? राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के राज्यपाल को अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए संशोधन हुआ और साथ ही प्रधानमंत्री को अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री को अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रित सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देने के लिए संशोधन हुए और एक संशोधन 1990 में हुआ और एक संशोधन हुआ 1996 में। वर्ष 1996 में आयोजित इसकी दूसरी बैठक यानी अंतर्राज्यीय परिषद की दूसरी बैठक में निरंतर परामर्श करने और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया और इसी के अनुरूप गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित भी की गई। परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से समय समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा। अगर हम अंतर्राज्यीय परिषद के सचिवालय की बात करें, तो नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। इसका नेतृत्व भारत सरकार के सचिव करते हैं। वर्ष 2011 में क्षेत्रीय परिषदों के सचिवीय कार्यों को इंटर स्टेट काउंसिल को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो क्षेत्रीय परिषदों के सचिवीय कार्य को भी इंटर स्टेट जो काउंसिल सेक्रेटेरिएट है उसको हस्तांतरित कर दिया गया था। अगली खबर हमारी के संजय मूर्ति से जुड़ी हुई है। इन्होंने भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। तो इस पद के बारे में सामान्य जानकारी हम हासिल करेंगे। के संजय मूर्ति ने भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी और इन्होंने जगह ली थी गिरीश चंद्र मुर्मू की। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में एक जो संवैधानिक प्रावधान है उनको जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, कैग के नाम से भी आपने सुना होगा, ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। भारत का कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 द्वारा शासित होता है, जिसमें वर्ष 1976, 1984 और 1987 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात करें, तो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक अधिकार पत्र द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर कार्य करता रहता है। राष्ट्रपति द्वारा कैग को पद से केवल उसकी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता हेतु संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता है। कैग किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर हम इसकी शक्तियों, कर्तव्य और शक्तियों की बात करें, तो कैग भारत की संचित निधि और राज्य निधि से व्यय से संबंधित खातों का क्या करता है? लेखा परीक्षण करता है। सरकारी निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों के खातों का भी लेखा परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। कैग करों और शुल्कों की शुद्ध आय पर
प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ऋण अग्रिम सस्पेंस खातों से संबंधित लेन-देन का ऑडिट करता है। कैग ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो उन्हें संसद के समक्ष रखता है। इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। तो लोक लेखा समिति भी एक महत्वपूर्ण समिति है और इस बात को, इस तथ्य को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि जो ये रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को जो सौंपता है और उन्हें संसद के समक्ष जब रखा जाता है तो रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कैग के परामर्श से कैग के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें और प्रशासनिक शक्तियां निर्धारित करता है। कैग के जो प्रशासनिक व्यय हैं, जिनमें वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल होती हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और उनके लिए संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी मंत्री, कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है या उसके कार्यों की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए कैग के बारे में। और यहाँ पर कैग से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, जो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 151 में दिए गए हैं, उनके विवरण को जान लेते हैं। अनुच्छेद 148 व्यवस्था करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें एक प्रकार से फिक्स कौन करता है? अनुच्छेद 148 करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित जो प्रावधान है, वो अनुच्छेद 148 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों को निर्दिष्ट करता है आर्टिकल 149। आर्टिकल 150 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों को कैग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाना चाहिए। और अनुच्छेद 151 में क्या प्रावधान है? संघीय लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी तथा संसद के समक्ष रखी जाएगी। राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। अनुच्छेद 169 में किस प्रकार के, अनुच्छेद 179 में क्या माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 279 में क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें प्रावधान है कि कैग शुद्ध आगम की गणना को प्रमाणित करता है और उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। तो जो शुद्ध आगम है उसकी गणना को प्रमाणित करने का काम भी अनुच्छेद 279 के तहत कैग ही करता है। हमारे देश के संविधान की तीसरी अनुसूची में धारा 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कैग द्वारा पद ग्रहण करने पर ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है। और हमारे देश की जो संविधान की अनुसूची छठी है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करती है, इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि जिला या क्षेत्रीय परिषदों के खातों को कैग द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाना चाहिए और उसी के अनुरूप उनका ऑडिट किया जाना चाहिए। परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति हुई है, तो उसके संबंध में भी कुछ बातें जान लेते हैं। ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको? ज्ञानेश कुमार को। चयन समिति के एक सदस्य ने आपत्ति जताई कि चयन प्रक्रिया ने अनूप बरनवाल केस 2023 में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को नजरअंदाज किया और इसके कारण ये पूरा टॉपिक सतह पर आ गया। वर्ष 2023 में एक अधिनियम बनाया था केंद्र सरकार ने, या आप कह सकते हैं संसद ने। तो उस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के। यह अधिनियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा की शर्तें और निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को प्रतिस्थापित करता है। अगर हम इसकी न्यायिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आया, जब विभिन्न याचिकाओं में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की विशेष शक्ति को चुनौती दी गई। अगर हम अनूप बरनवाल केस 2023 में उच्चतम न्यायालय के फैसले की बात करें, तो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश का एक पैनल संसद द्वारा कानून पारित होने तक, जब तक संसद कानून पारित नहीं कर देती है, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का चयन करेगा।
फैसले से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं इस पूरे कानून के, जो कि चयन समिति से जुड़े हुए हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। इस चयन समिति में कौन शामिल होगा? इस चयन समिति में 3 सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। साथ ही इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे या लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल है, उसके जो नेता हैं, वो इसमें शामिल होंगे और तीसरा सदस्य होगा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा एक सर्च कमेटी होगी जो काम करेगी विधि मंत्री के नेतृत्व में और विधि मंत्री के नेतृत्व में गठित ये सर्च कमेटी, जिसमें ऐसे 2 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे जो भारत सरकार के सचिव स्तर से नीचे के पद के ना हो, बल्कि सचिव स्तर के, कम से कम सचिव स्तर के या उससे ऊपर के पद के हों। इस सर्च कमेटी के द्वारा 5 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 8 चयन समिति को सूचीबद्ध 5 नामों के अतिरिक्त अन्य नामों पर भी विचार करने का अधिकार देती है। यानी सर्च कमेटी अगर 5 मेंबर का नाम चुन करके चयन समिति को भेज देती है, तो जरूरी नहीं है कि चयन समिति केवल इन्हीं 5 नामों पर चर्चा करे, बल्कि वो अन्य नामों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पात्रता मानदंड क्या रखे गए हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए आवश्यक ये है कि उन्होंने भारत सरकार में सचिव स्तर का पद संभाला हो तथा इसके अलावा इनमें सत्यनिष्ठा के साथ चुनाव प्रबंधन का अनुभव भी होना चाहिए। अगर वेतन, कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का जो वेतन है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। साथ ही जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, वे अपने पद पर बने रहेंगे। सीईसी या ईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी ईसी को सीईसी नियुक्त किया जाता है तो उसका कुल कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। निष्कासन और त्यागपत्र की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से ही उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, जबकि निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। दोनों राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि लाल किला से जुड़ा हुआ है और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमा प्रदान करने की, जो किसी भी तरह का दंड दिया जाता है, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मृत्यु दंड या अन्य प्रकार का कारावास का दंड दिया जाता है, तो राष्ट्रपति उन्हें क्षमा भी प्रदान कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, उस सजा में कटौती कर सकता है, उसकी शक्ति से जुड़ा हुआ है। मुद्दा चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने एक पाकिस्तानी नागरिक की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया, उसको खारिज कर दिया, जिसे वर्ष 2000 में लाल किले पर हुए आतंकी हमले के लिए मृत्युदंड दिया गया था। दया याचिका होती क्या है? मर्सी पिटीशन होती क्या है? दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध होता है। ये अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति जिसे मृत्युदंड मिला हो या कारावास की सजा हुई हो, उसके द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल से दया की मांग करते हुए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत जैसे कई देशों में दया याचिका के विचार का एक प्रकार से पालन किया जाता है। सभी को जीवन का अधिकार प्राप्त है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके संबंध में संवैधानिक ढांचे को समझते हैं। भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतिम संवैधानिक उपाय माना जाता है। जब एक दोषी को विधिक न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है, तो दोषी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपालों को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 और 161 में अंतर देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसे रोकने, उसे विराम देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, परिहार करने की शक्ति होगी। इन शब्दों के क्या अर्थ होंगे, हम अभी अर्थों को जानेंगे। उन सभी मामलों में जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती है, राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं। उन सभी मामलों में जहां सजा या किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, वहां भी राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करते हैं। और ऐसे सभी मामले जहां पर सजा के रूप में मृत्युदंड प्रदान किया गया हो, वहां भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास
मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत देने, विराम या छूट देने या निलंबन करने, परिहार करने या उसका लघुकरण करने की शक्ति होगी, जिससे राज्य की शक्ति का विस्तार होता है, यानी जहां पर राज्य की शक्ति उपलब्ध है। वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड की सजा वाले कैदियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 वर्ष कारावास की सजा काट चुका हो तभी ये क्षमा प्रदान की जानी चाहिए राज्यपाल के द्वारा। क्षमादान की शक्ति के विभिन्न प्रकार हैं। ये प्रकार कौन से हैं? जैसे एक प्रकार है क्षमा। एक क्षमा का मतलब क्या होता है? कानूनी अपराधी को अपराध से पूरी तरह मुक्त कर देता है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो कानूनी अपराधी को, जो कानूनन अपराधी ठहरा जा चुका हो, उसको अपराध से पूरी तरह से मुक्त कर देती है क्षमा, तथा उसकी दोष सिद्धि और उससे संबंधित सभी दंडों को समाप्त कर देती है। उदाहरण है, राष्ट्रपति देशद्रोह के अनुचित आरोप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रविलंबन का मतलब है कठोर दंड के स्थान पर सामान्य दंड दिया जाता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है। विराम या परिहार का मतलब है सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बगैर उसकी अवधि कम कर दी जाती है। राज्यपाल 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा में से 1 वर्ष की छूट प्रदान करता है। दंडादेश का निलंबन क्या है? किसी सजा के निष्पादन को अस्थायी रूप से स्थगित कर देता है, सामान्यतः थोड़े समय के लिए। राष्ट्रपति किसी सजायाफ्ता कैदी को दया याचिका दायर करने के लिए समय देने हेतु छूट प्रदान करते हैं। अगर हम लघुकरण की बात करें तो लघुकरण का मतलब है यह वह राहत है जो अधिक लंबी अवधि के लिए होती है और प्राय चिकित्सीय कारणों से होती है। राज्यपाल एक असाध्य रोग से बीमार कैदी को राहत प्रदान करता है ताकि वह अपने अंतिम दिन घर पर बिता सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के महत्वपूर्ण अंतर भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन करने, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान प्रदान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति सजाए मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है। एकमात्र उसे ही ये अधिकार है कि वह मृत्युदंड की जो सजा है उसको माफ। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वह कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है। और जब हम मृत्युदंड जो राज्यपाल है उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ करने से संबंधित किसी भी प्रकार की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इसमें कौन शामिल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।